हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो आज जो है हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में जो हम क्या पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे जो हमारे प्लस टू के एनसीईआरटी है उसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटे छोटे, जो कि एनसीईआरटी बेस पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी जो है सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ। तो इस टॉपिक पर जो हमारे 10-12 क्लासेज रहेंगी, 10-12 क्लासेज में पार्ट में जो है मेरी क्लास आपको मिलेगी। तो मैं आपको इसमें जो है एक एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसमें जो भी वन लाइनर फैक्ट मैं आपको करवा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा महाजनपद से है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद से, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। सभी को याद है, जिसपे हमें 16 महाजनपदों को याद करना होता है, उनकी राजधानियों को याद करना होता है। महाजनपद से अभिप्राय क्या है कि महाजनपद होते क्या हैं? तो विशाल राज्य जो थे उस समय उनको महाजनपद बोला गया था। छोटे राज्यों को तो जनपद, और जो बड़े विशाल थे उनको महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 2 प्रसिद्ध महाजनपद, सबसे प्रसिद्ध कौन था? एक तो मगध था जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे इस्टेब्लिश था, काफ़ी बड़े लेवल पे फैला हुआ था, और दूसरा महाजनपद था गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अंग जनपद या अंग महाजनपद था उसके राजधानी का क्या नाम था? चंपा। इसको आप ऐसे याद कर सकते कि अंग के ऊपर भी बिंदी लगी हुई है, चंपा के ऊपर भी बिंदी, कि चंपा का अंग, अंग की चंपा, अंग की चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशाम्बी किस जनपद की राजधानी का नाम था? तो वत्स। वत्स जो है एक महाजनपद का नाम है, उसकी राजधानी कौन सी हो गई? कौशाम्बी। नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद जो कि सबसे बड़ा महाजनपद था, सबसे फेमस महाजनपद था, उसकी राजधानी का नाम क्या था? तो राजगीर या फिर राजगृह इसकी दूसरी राजधानी बनी थी। लेकिन हमें यहाँ पर पूछ रखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, स्टार्टिंग से जो है इसकी एक ही राजधानी थी जिसका नाम था राजगीर, और फिर दूसरी इसकी राजधानी बनी थी राजगृह। ठीक है, राजगृह या राजगीर बोला गया यहाँ पर। नेक्स्ट है जो बिंबिसार था वो कहाँ का शासक था? तो ये मगध का, मगध महाजनपद का शासक था। नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? तो नंद वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो है वो कौन था? महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य काल के 2 प्रसिद्ध स्रोत बताओ। कि मौर्य काल के स्रोत का अर्थ है कि मौर्य काल की जानकारी के 2 साधन, 2 ऐसी चीजें बताओ जिससे हमें सबसे ज्यादा मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तो मेगस्थनीज नामक एक इतिहासकार नहीं, यात्री था, उसका लेखक एक राजदूत था मेगस्थनीज, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, उससे हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल के बारे में। दूसरी हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से भी हमें मगध साम्राज्य के काल की जानकारी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में मेहमान बनकर आया था? तो मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, और मेगस्थनीज ने जो है इस इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज। देखो 3 क्वेश्चन में आ गया ना, यहीं पे इन्होंने दे दिया कि प्रसिद्ध स्रोत इंडिका है, इंडिका लिखी किसने? मेगस्थनीज ने, और मेगस्थनीज आया किसके शासनकाल में था? मेहमान के तौर पर, तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब नेक्स्ट अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो ये कौटिल्य द्वारा रचित एक ग्रंथ का, एक पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? और उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक राजा कौन था? तो ये आपसे अगर पूछ ले तो आपको नाम लेना है चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का राज तिलक कब हुआ? मतलब अशोक गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक ने जो है गद्दी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल की एकमात्र विजय, सबसे फेमस विजय कौन सी थी? तो वो कलिंग की विजय थी। उसके बाद अशोक ने युद्ध करने ही छोड़ दिए थे, उसने धर्म की नीति को अपना लिया था, क्योंकि इस कलिंग युद्ध में काफ़ी नरसंहार हुआ था, काफ़ी मारकाट हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तो इन सब नरसंहार को देखकर, इस सारे नुकसान को देखकर जो है अशोक का मन जो है वो बदल गया, उसका मन पिघल गया कि उसने बहुत
बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है इस युद्ध में नुकसान हो गया है। उसके बाद उसने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया और युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया। अशोक के शासनकाल की तो देख लिया हमने कि अशोक द्वारा कलिंग जो विजय थी उसको कब लड़ा गया कलिंग का युद्ध, तो 261 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठा था। उसके 7-8 साल बाद जो है अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। जो मौर्य शासक था अशोक, उसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, तो पाटलिपुत्र को। मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था, तो 5। मौर्य काल में सैनिक प्रबंध के लिए कितनी उप समितियां गठित की गई, तो 6। ठीक है। उनमें इन 6 उप समिति में जो आगे 5-5 अधिकारी होते थे जो कि सारे सिस्टम को अरेंज करते थे। अशोक के धर्म के कोई 2 सिद्धांत बताओ। कि सबसे पहला सिद्धांत था बड़ों का सम्मान करो और छोटों से प्रेम करो, सदा सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो। ऐसे करके जो इसकी काफ़ी सारी शिक्षाएं थी, काफ़ी सिद्धांत थे, लेकिन फेमस यही था कि सबसे पहले तो अपने से बड़ों की इज्जत करो और छोटों से प्रेम करो। अशोक स्तंभ की मुख्य विशेषताएं क्या थी, कि अशोक काल के जो स्तंभ थे वो अपने उत्तम पालिश के लिए प्रसिद्ध थे, कि उन पर चमक जो थे, उन पर पॉलिश की गई थी स्तंभों पर, पत्थर के स्तंभों पर, वो काफ़ी फेमस थी, वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। इसके लिए जो है अशोक स्तंभ काफ़ी फेमस थे। अशोक के शासनकाल में निर्मित कौन सा स्तूप सबसे ज़्यादा फेमस था, तो वो सांची का स्तूप था। ठीक है। अशोक के अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, कि अशोक के शासनकाल के बारे में इनके जो अभिलेख है वो अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी देते हैं। तो अशोक के अभिलेख किस काम के थे, तो वो अशोक के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी देते थे। मौर्य वंश का पतन कब हुआ, 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आता है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सिमुक। कोई एक सातवाहन राजा का नाम लिखे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि काफी फेमस राजा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का राजा था, तो ये था सातवाहन वंश का। पांड्यों की राजधानी का नाम बताएं, मदुरा। चेरों का सबसे विख्यात शासक कौन था, सेन गुटवन भी लिखा जाता है, कहीं कहीं सेन गुतुवन भी लिखा जाता है। याद रखिएगा, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। नेक्स्ट है किसको का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मतलब उसको रिनोवेशन किसने कराया था, इसको दोबारा से जो इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, तो वो शक शासक रुद्रदामन ने ही करवाई थी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कडफिशस भी लिखा होता है कहीं कहीं। कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, कनिष्क क्या कौन था, कुषाण वंश का ही एक शासक था। तो उसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना को हमें पूछा गया, तो वो था चीन की विजय। अशोक ने चीन पर विजय हासिल की थी। किस वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, तो वो की थी कुषाण शासकों ने। मौर्योत्तरकालीन युग में श्रेणी का मुखिया क्या कहलाता था, तो वो था जेठक। नेक्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ने कि चंद्रगुप्त प्रथम तो जो था वो गद्दी पर कब बैठा, तो वो 320 ईस्वी में। हरिसेन कौन था, तो वो गुप्त शासक समुद्रगुप्त का राजकवि था। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से रिलेटेड है, तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता कौन सी थी, तो शकों को हराना। शकों को इसने पराजित किया था। फाहियान किस देश का रहने वाला था, तो ये चीन का रहने वाला था। हुण कौन थे, हुण तो मध्य एशिया की एक असभ्य कबीला था। हुणों के बारे में मैंने आपको पीछे क्लास करवाई है, अगर आपने वो क्लास देखी तो इसमें से जो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने बहुत डिटेल से हुणों के आक्रमणों को समझाया है। हुणों ने किसे अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था भारत में, जब उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था, तो साकल व सियालकोट को। गुप्त साम्राज्य के पतन के एक कारण में शामिल कौन सा कारण है, हुणों के आक्रमण के कारण भी कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य का जल्दी पतन हो गया था। गुप्त काल में प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था, उपारिक। ठीक है। और गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति। और भुक्ति या प्रांत को संभालने वाला मेन हेड जो था उसको बोला जाता था उपारिक। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं, तो जातक कथाएं लिखी गई है पाली भाषा में।
नेक्स्ट है पंचतंत्र का लेखक कौन था। एक पुस्तक का नाम है पंचतंत्र, उसका लेखक था विष्णु शर्मा। ब्राह्मणों को जो गाओ अनुदान अर्थ है दान में जो दिए जाते थे उनको क्या बोला जाता था, तो अग्रहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था उस समय, तो उसको बोला जाता था अग्रहार। भारत में चांदी तथा तांबे के जो आहत सिक्के थे वो सबसे पहले कब ढाले गए, सबसे पहले कब चलाए गए, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। भारत में किन शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, तो कुषाण शासकों ने चलाए थे। और कुषाण जो वंश था, कुषाण में सबसे फेमस कौन था, कनिष्क शासक जो था वही फेमस था। भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन कब कम हो गया था, तो वो 6ठी शताब्दी ईसा से कम होना शुरू हो गया था। उससे पहले सोने के सिक्के बहुत चलते थे। तो ये थी हमारे आज की क्लास। आज की क्लास में हमने 52 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। 1 लाइनर है लेकिन सारे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने इन चैप्टरों को अच्छे से, इनका कंसेप्ट आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल से आप निकाल सकते हो। हमने महाजनपद को देखा, उनके राजधानियों के बारे में 2-3 क्वेश्चन देखे। हमने मगध वंश के बारे में देखा कि मगध वंश में मगध में बिंबिसार जो है वो कहाँ का शासक था, वो मगध का। नंद वंश का शक्तिशाली शासक महापद्मानंद। मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इंडिका और अर्थशास्त्र से। इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में दरबार में उपस्थित हुआ था एज अ अतिथि, एज अ गेस्ट, तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य की। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य काल में फेमस राजा अशोक था। उसने कब गद्दी पर बैठा, कब उसकी मृत्यु हुई, उसने कौन सा फेमस युद्ध लड़ा, उस युद्ध के बाद उसने क्या काम किया, उसने युद्ध नीति को त्याग दिया और धर्म को अपना लिया था। मौर्य काल में जो है मौर्य शासक अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। और जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य काल का प्रशासन था, तो उसमें प्रांतों को कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 भागों में। ये जो मौर्य काल के प्रांत के प्रशासन है, गुप्त काल का प्रांतीय प्रशासन है, इनको मैंने आपको शॉर्ट फैक्ट की जो वीडियो है चैनल पर उसमें करवा रखे हैं। आप शॉर्ट फैक्ट जो फोल्डर है उसको भी अच्छे से विजिट कीजिए करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं उसमें आपको 3 मिनट में कोशिश करती हूँ करवाने की। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं शॉर्ट क्लास में। और अशोक का जो स्तंभ था वो किसके लिए ज़्यादा फेमस था, तो अपनी पॉलिश के लिए। और मौर्य वंश कब खत्म हो गया, तो 185 ईस्वी में। फिर आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का सबसे फेमस राजा कौन था, संस्थापक कौन था, तो सिमुक था। सबसे फेमस राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। फिर पांड्यों की राजधानी पूछ रखी है मदुरा। चेरों का सबसे विख्यात शासक सेनगुट्टवन। शकों का सबसे ज्यादा फेमस रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने जो है सुदर्शन झील थी उसकी रिनोवेशन करवाई थी। फिर आता है कुषाण वंश का संस्थापक कडफिश प्रथम। वंशों का ये शासक पूछ रखा है कि संस्थापक कौन थे। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा कि किस शासक ने, किस वंश की स्थापना किस शासक ने शुरू की थी। कुषाण वंश का संस्थापक तो कडफिश प्रथम था, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस था कनिष्क। और कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण घटना, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, चीन की विजय करना। और कुषाण वंश के शासक किसकी क्या उपाधि धारण करते थे, तो वो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठता है, 320 में। हरिशेन कौन था, समुद्रगुप्त का राजकवि था। समुद्रगुप्त की अपनी एक पुस्तक थी जिसमें किसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया था, इसकी प्रशंसा के बारे में लिखा गया था। उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को बोला जाता है। समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन थी, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो इसने शकों को हराया था। फाहियान किस देश का रहने वाला था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो वो चीन का रहने वाला था। हुनों के बारे में मैंने आपको क्लास करवाई थी, उससे सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि हुण कौन थे, तो मध्य एशिया का एक असभ्य कबीला था। उन्होंने भारत में जब अपना साम्राज्य स्थापित किया तो यहाँ पर रहने के बाद इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया था, तो साकल व सियालकोट को। और उन्होंने जो है भारत में रहकर हिंदू धर्म को अपना लिया था और हिंदू स्त्रियों से विवाह भी किए थे।
गुप्त काल में प्रांत का हेड क्या कहलाता था? उपारिक। और गुप्त काल में प्रांत को बोला क्या जाता था? तो भुक्ति। जातक कथाएं जो लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो पाली भाषा में लिखी गई है। पंचतंत्र जो एक पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक है विष्णु शर्मा। और ब्राह्मणों को जो गांव दान में दिए जाते थे, उस दान में दी गई उस भूमि को क्या बोला जाता था? तो अग्रहार। भारत में चांदी व तांबे के सबसे पहले सिक्के कब ढाले गए, कब स्टार्ट हुए? तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने। शीशे के सिक्के जारी कौन करता है? तो वो सातवाहन वंश के शासक करते हैं। और सोने के सिक्के का प्रचलन कम कब हो गया? तो वो 6ठी शताब्दी ईस्वी में कम हुआ। ठीक है, सोने के सिक्के का प्रचलन कब हुआ कम? तो वो सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी कर दिए, लेकिन प्रचलन कम 6ठी शताब्दी ईस्वी से, ना कि ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है सोने के सिक्कों का प्रचलन कम हो गया। तो ये आज का जो हमारी क्लास थी वो पार्ट 1 था। इसी तरह से जो हम 10-11 पार्ट में इन छोटे छोटे क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे ये, क्योंकि इसमें सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में जो है इन शासकों से, इन वंशों से क्वेश्चन आता ही आता है, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा कंप्लीट सीरीज़ को। आपके बहुत सारे कंसेप्ट, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। और चैनल क्लास को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें और उनका भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपको कोई किसी टॉपिक पे क्लास चाहिए, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।